हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिटेल अबाउट थ्रूपुट कोस्टिंग। थ्रूपुट कोस्टिंग क्या होता है, कैसे उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और एक जो बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तीनों टेक्निक को यूज़ करके हमें उसे सोल्व करना है, वो भी हम देखने वाले हैं आज। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक थ्रूपुट कोस्टिंग। और इससे पहले मैंने लाइफ साइकिल कोस्टिंग, टारगेट कोस्टिंग, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था विथ इलस्ट्रेशन एंड विथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। तो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाके फर्स्ट देखिए। ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजिक पोस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग की सीरीज़ है, जहाँ से आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको बेसिक फंडा भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का टॉपिक थ्रूपुट कोस्टिंग। नाउ सर, थ्रूपुट कोस्टिंग क्या होता है? सर, हमने कोस्टिंग तो बहुत सारी देखी, जैसे लाइफ साइकिल कोस्टिंग, मार्जिनल कोस्टिंग, वेरिएबल कोस्टिंग, एब्सॉर्प्शन कोस्टिंग, ऑपरेटिंग कोस्टिंग। ये सब के बारे में अब तक आप सुन चुके थे। ये वर्ड पूरा आपके लिए न्यू है। थ्रूपुट आपने अभी तक वर्ड सुना नहीं है, ना तो बीकॉम में आया है और ना ही आगे एमकॉम में आया है। ये थ्रूपुट कोस्टिंग यहीं पे है कंसेप्ट। तो आइए डिटेल में इसे समझते हैं क्या होता है थ्रूपुट कोस्टिंग। तो नाउ मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन अंडरलाइन की है, ये वाली डेफिनेशन। इसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे क्या होता है थ्रूपुट कोस्टिंग और मार्जिनल कोस्टिंग। अगर आपको मार्जिनल कोस्टिंग आता है अच्छे से तो आप इसे समझ जाओगे अच्छे से, क्योंकि उसका कंसेप्ट में और इसमें एक ही डिफरेंस है। ओके, तो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या है, वो एक ही लाइन में आपको बता दूंगा मैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में यहीं से पढ़ रहा हूँ, विच फोकस on way by which the maximum return per unit on bottleneck activity can be achieved। बोटलनेक एक्टिविटी मतलब कम से कम जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो एक्टिविटी हम बोटलनेक कहेंगे। जैसे हमारे तीन डिपार्टमेंट है, ए, बी और सी। जैसे ए में प्रोडक्शन होता है 100 यूनिट, उसको ट्रांसफ़र करते हैं बी में से, वहाँ से 50 यूनिट आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जाएंगे तो 100 यूनिट। तो जो बोटल नेक होगा वो बीच वाली प्रोसेस हो गई। कहाँ? क्यों? बिकॉज वहाँ पे कम से कम प्रोडक्शन होता है, इसलिए तो वो हमारी बोटल नेक प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा फोकस हमें उस बोटल नेक एक्टिविटी पे देना पड़ेगा। ओके, तो ना अभी तक मैंने बताया नहीं है थ्रूपुट कॉस्टिंग क्या होता है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन दी थी तो वो हमने पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें ये एक अंडरलाइन जो मैंने की है उसी को आप समझ जाओ तो आपको थ्रूपुट कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर लोगे। नाउ आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में जो स्टेटमेंट आता था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलता था कंट्रीब्यूशन, और फिर लेस कर देते फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें क्या मिलता था? प्रॉफिट। तो नाउ वो जो फॉर्मेट है सेम वे वही फॉर्मेट यहाँ पे यूज होता है, बट इन थ्रूपुट कॉस्टिंग यहाँ पे एक अजम्पशन आता है। अजम्पशन क्या आता है? यहाँ पे एक चीज़ जो वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे हम वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते थे मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो वहाँ पे आती थी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इन तीनों को हम वेरिएबल डिनोट करते थे। बट यहाँ पे आके आपकी वेरिएबल कॉस्ट की जो डेफिनेशन है ना, यहाँ पे चेंज कर दी है। यहाँ पे सिर्फ जो डायरेक्ट मटेरियल है उसी को वेरिएबल कॉस्ट माना जाता है, अदरवाइज जो भी लेबर्स एंड ओवरहेड है उसको फिक्स माना जाएगा। तो बस ये एक ही डिफरेंस था, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं अगर बोलूँ कि आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है अंडर थ्रूपुट कॉस्टिंग, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट, तो आपको जो भी मिलेगा वो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होगी उसकी डेफिनेशन यहाँ पे चेंज कर दी। यहाँ पे ये कॉस्टिंग में मानना ऐसा है कि वेरिएबल कॉस्ट एक ही है, वो है मटेरियल, इसके अलावा सारी चीज़ें होगी, सारी कॉस्ट वो फिक्स्ड होगी। ओके, तो अगर हमें मैं ये एक लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। दिस कॉस्ट इनकर्ड ओनली इफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। दिस कॉस्ट मतलब मटेरियल की। इन मैनी केसेस एनी डायरेक्ट मटेरियल आर कंसिडर एज अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर इज नॉट वेरिएबल, टोटली वेरिएबल। यहाँ पे लेबर को वेरिएबल कॉस्ट नहीं माना जाता है अनलेस द प्राइस। अगर रेट वेज सिस्टम हो, पीस रेट सिस्टम, तो ही उसको लेबर हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वो फिक्स कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये एक ही डिफरेंस था मार्जिनल कॉस्टिंग एंड
थ्रूपुट कॉस्टिंग में, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हम एक भी फॉर्मूला याद रखे बगैर, यहाँ पे आप जाओगे नीचे तो आपको बहुत सारी फॉर्मूला दी है, तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको खुद इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपको एक भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना होगा और क्वेश्चन भी आप सोल्व कर पाओगे। शर्ते एक, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस। चलो हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इजी क्वेश्चन। इजी क्यों लिखा है? क्योंकि इजी है इसलिए लिखा है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 10 को देखते हैं। मॉडर्न कंपनी प्रोड्यूस करती है 3 प्रोडक्ट ए बी एंड सी, तीनों की सेलिंग प्राइस आपको दी है। सेलिंग प्राइस के बाद दिया है डायरेक्ट मटेरियल, फिर वेरिएबल ओवरहेड। अब देखो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल ओवरहेड, बट मुझे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन चाहिए तो मुझे सेल माइनस डायरेक्ट मटेरियल ही करूंगा। जैसे 120 ए की सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपीज़, तो 120 माइनस 60 करूँ तो मुझे 60 मिलेगा, वो मेरा होगा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। इन मार्जिनल कॉस्टिंग आप क्या करते थे? वेरिएबल ओवरहेड्स भी माइनस करते थे, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्रूपुट कॉस्टिंग। तो थ्रूपुट कॉस्टिंग में जो मटेरियल की कॉस्ट है उसे ही वेरिएबल माना जाएगा, उसके अलावा सारी फिक्स कॉस्ट मान लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है मैक्सिमम डिमांड दी है, मार्केट में कितनी डिमांड है। टाइम रिक्वायर्ड ऑन बोटलनेक, टाइम कितना चाहिए? अगर मुझे प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाना है 5 आवर्स चाहिए पर यूनिट, यहाँ पे 2 आवर्स चाहिए और यहाँ पे 3 आवर्स चाहिए मुझे 1 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए। नाउ बोटलनेक आवर्स अवेलेबल कितनी है? 3,20,000। तो हमें पूछा क्या है? काफ़ी सिंपल एंड ईजीएस्ट क्वेश्चन कि इन आवर्स को हमें क्या करना है? यूटिलाइज करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो जैसे हम मार्जिनल में करते थे, रैंक दे के जो भी फर्स्ट रैंक आता था उसका पहले प्रोडक्शन करते थे और उसके बाद वाला जो रैंक होगा उसका सेकंड प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि जिसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उस पर हम पहले फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई कर देंगे पर आवर से, जितनी आवर्स दी है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा पर आवर्स कंट्रीब्यूशन। मतलब 1 घंटे में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी प्रोडक्ट में होता है, उस प्रोडक्ट को हम पहला रैंक देंगे। जैसे आंसर देखो, देखो सेलिंग प्राइस 120, 110 एंड 130, लेस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ओनली, वेरिएबल ओवरहेड नहीं करना है। अंडर थ्रूपुट कॉस्टिंग आपको मटेरियल ही लेना है। तो यहाँ पे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आ गया 60, 40 एंड 45, ये आपको मिला थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। नाउ प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करने में हमें 5 आवर्स चाहिए, बी को प्रोडक्शन करने के लिए 4 आवर एंड सी के लिए 3 आवर्स, तो ये आपको आवर्स दी है। नाउ 60 डिवाइड बाई 5 करो, आपको मिलेगा 12 रुपीज़। मतलब पर आवर अगर प्रोडक्शन ए करेंगे, हम ए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो पर आवर हमें 12 रुपये मिलेंगे और यहाँ पे 10 रुपीज़, यहाँ पे 15 रुपीज़। तो सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं? सी में। तो हम सी का प्रोडक्शन पहले करेंगे, तो यहाँ पे मैंने रैंक दे दिया 1। सेकंड, तो 12 रुपये मिलते हैं प्रोडक्ट ए में, तो नाउ सेकंड प्रोडक्शन किसका करेंगे? ए। एंड थर्ड रैंक दे देंगे बी को और प्रोडक्शन लास्ट में करेंगे हम बी प्रोडक्ट का। अगर जितनी रिमेनिंग आवर्स बची है उसमें हम प्रोडक्शन किसका करेंगे? बी का। नाउ स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन करना, तो हमें मैक्सिमम डिमांड कितनी है? तो 40,000 यूनिट चाहिए सी के। तो पहले हम प्रोडक्शन करेंगे, जो टोटल आवर्स 3,20,000 थी उसमें से पहले प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्ट सी का। तो मैंने यहाँ पे 40,000 यूनिट बनाने हैं, एक यूनिट बनाने में मुझे 3 आवर्स लगेगी, तो टोटल मुझे 40,000 यूनिट बनाने में 1,20,000 आवर्स यूज्ड होगी। ओके, ये था हमारा फर्स्ट रैंक, हमने प्रोडक्ट सी का प्रोडक्शन कर दिया। नाउ सेकंड रैंक किस में ज़्यादा प्रॉफिट है? प्रोडक्ट ए में। तो प्रोडक्ट ए कितने यूनिट चाहिए? 30,000, तो 30,000 इंटू 5 आवर्स, तो टोटल होगी उसकी 1,50,000। तो टोटल हम प्रोडक्शन करते हैं ए एंड सी का, तो टोटल हमें आवर्स कितनी लगी? 2,70,000। तो नाउ टोटल अवेलेबल आवर्स कितनी थी? 3,20,000। तो 3,20,000 माइनस कर दो 2,70,000, तो आपको डिफरेंस आवर्स कितनी मिली? 50,000। नाउ अब प्रोडक्शन करेंगे लास्ट प्रोडक्ट जो हमारी बची बी, बट उसकी मैक्सिमम डिमांड जितनी भी होगी 30,000 40,000, उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। हम कितने यूनिट बना पाएंगे? हमारे पास अवेलेबल आवर्स है प्रोडक्ट बी के लिए ओनली 50,000। तो हमें क्या करना होगा?
3 आवर्स, मतलब एक यूनिट बनाने में हमें कितने टाइम लगता है, 3 आवर्स। तो 50,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें मिलेंगे, सॉरी 3 आवर्स नहीं है, 4 आवर्स है। तो हम 50,000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें टाइम कितना मिल जाएगा, सॉरी यूनिट कितने मिलेंगे, 12,500। तो हमें बी के यूनिट कितने बनाने थे, तो बी की डिमांड देखो 25,000 की थी, बट हम कितने बना पाएंगे, ओनली 12,500 यूनिट। ओके, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। प्रोडक्ट ए के 30,000 यूनिट फुल डिमांड सेटिस्फाई करेंगे, 40,000 सी के भी हो जाएंगे, बट बी के 25,000 की जगह कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, 12,500। अगर इस प्रोडक्ट मिक्स को हम यूज़ करेंगे, इन शॉर्ट 3,20,000 जो ओवर्स है उसका इस तरह से यूटिलाइज करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ओके, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ईजीएस्ट क्वेश्चन था। जस्ट डिफरेंस इतना था आपको कि यहाँ पे ओनली डायरेक्ट मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ना कि लेबर्स एंड ओवरहेड। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो कि काफ़ी सिंपल है। केट कंपनी मेक अ प्रोडक्ट ऑफ 3 मशीन एक्स वाई एंड जेड, 3 मशीन है उसके पास। द प्रोडक्ट पास थ्रू अ 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस में से पास होती है, जैसे यहाँ पे दिया है तीनों मशीन से पास होती है, और कितने कितने यूनिट है, तो 800, 600 एंड 500। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि बोटलनेक एक्टिविटी कौन सी है, तो जहाँ पे कम प्रोडक्शन होता है तो वो है जेड, तो उसको बोटलनेक कहेंगे। ओके, द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज 1000 यूनिट पर वीक, 1000 यूनिट की डिमांड है। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट सोल्ड पर वीक द प्रॉफिट इंक्रीज बाई 50,000। कैट कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग परचेज ऑप्शन। अब जो बोटलनेक एक्टिविटी है उसको रिमूव करने के लिए, मतलब डिमांड कितनी है, देखो 1000 की है, लेकिन अभी हम प्रोडक्शन कहीं पे भी नहीं कर पा रहे हैं 1000 का, तो हमें 1000 की कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी। तो हमारे लिए 3 प्रपोजल है। कौन कौन सा प्रपोजल है, देखो फर्स्ट है यहाँ पे रिप्लेस मशीन एक्स 800 यूनिट प्रोड्यूस करती है, उसको रिप्लेस कर दो न्यू मशीन के साथ। दिस इंक्रीज 1100 यूनिट की कैपेसिटी बन जाएगी पर वीक एंड कॉस्ट आएगी उसकी 60 लाख रुपीस। ओके, ये था फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, इन्वेस्ट अ सेकंड मशीन वाई में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, बाई 550 यूनिट पर वीक। द कॉस्ट ऑफ अ न्यू दिस मशीन इज 68 लाख। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है हमें अपग्रेड करना है जेड को, तो हमें 1050 यूनिट मिलेंगे प्रोडक्शन। तो नाउ हमारी कैपेसिटी हमें कितनी चाहिए, 1000 यूनिट की। तो नाउ यहाँ पे आंसर काफ़ी अच्छे से दिया है, देखो आंसर को समझते हैं। पहले तो बोटलनेक एक्टिविटी कौन सी होगी, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे कम से कम प्रोडक्शन हो रहा हो वो उसको बोटलनेक एक्टिविटी कहेंगे। तो यहाँ पे 500 इज अ बोटलनेक एक्टिविटी, तो हमें 500 को पहले रिमूव करना चाहिए। तो जो लास्ट परचेज थी हम पहले करेंगे, मतलब प्रोडक्ट जेड को रिप्लेस करेंगे न्यू मशीन से। तो नाउ हमारा न्यू मिक्स कौन सा हो जाएगा, तो अब देखोगे तो आप 800 एक्स के प्रोडक्शन करते हैं, 600 वाई के, एंड जेड के कितने यूनिट हो जाएंगे, 1050। तो यहाँ पे तो हमारी 1000 यूनिट की डिमांड अगर होगी तो जेड तक पहुंचेगी, तो वहाँ पे तो फुलफिल कर पाएंगे क्योंकि कैपेसिटी अब उसकी क्या हो गई है, इंक्रीज। ना अब इन तीनों में देख के मुझे बताना हो कि बोटलनेक एक्टिविटी कौन सी है, तो तीनों में से कम कौन सी है, 600। तो नाउ वाई के लिए क्या बोला था, तो न्यू मशीन डाल दो, वहाँ पे 550 यूनिट आपको प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो अब हम रिप्लेस करेंगे वाई को, तो हमारा न्यू प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका 1050 जेड का, क्योंकि वो तो 1000 सेटिस्फाई हो गया है। नाउ 1150, नाउ इन तीनों में से बोटलनेक एक्टिविटी कौन सी है, तो 800 है। तो नाउ 800 को भी रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमारी डिमांड कितनी है मार्केट में, 1000। तो अगर यहाँ स्टार्टिंग से ही 800 निकलेंगे प्रोडक्शन, तो आगे जाके उतना ही प्रोडक्शन कम होने वाला है, इसलिए इसको भी रिप्लेस कर देंगे। तो तीनों मशीन हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, और हमारी मार्केट की डिमांड हम फुलफिल कर देंगे। ओके, तो ये था पूरा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11। काफ़ी इजी था। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये सबसे इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। अ फैक्ट्री की रिसोर्स मतलब बोटलनेक फैसिलिटी ए विच इज़ अवेलेबल 31,300 मिनट पर वीक, इतने मिनट्स अवेलेबल है।
बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट एंड द डेटा ऑफ टू प्रोडक्ट आपको दिया है, एक्स एंड वाई का डेटा दिया है। क्या क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दी है और मटेरियल कॉस्ट दी है। तो बेटा अगर मैं माइनस करूँ 35 रुपीज़ ए की, एक्स की, माइनस कर दूँ 20 रुपीज़, तो मुझे 15 रुपीज़ मिलेंगे कंट्रीब्यूशन। ओके, और 35 रुपीज़ वाई के है, उसमें से ये माइनस कर दूँ 17.5, तो मुझे 17.5 मिलेंगे, वो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ओके, नाउ मुझे मिनट दी है कि भाई एक प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो 5 मिनट एंड 10 मिनट। तो मैं 15 डिवाइड बाई 5 करूँ तो 3 रुपीज़ मुझे मिलेगा पर मिनट कंट्रीब्यूशन। क्या मिलेगा? पर मिनट कंट्रीब्यूशन। और 17.5 डिवाइड बाई में अगर 10 करूँ तो मुझे मिलेगा 1.75 पर मिनट का कंट्रीब्यूशन। तो ये मैंने क्यों फाइंड आउट किया? जस्ट मुझे मज़ा आता है इसलिए मैंने फाइंड आउट, नहीं बेटा ऐसे नहीं किया मैंने, इसका आगे कुछ यूज़ होगा। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन आए ना, तो इतनी चीज़ें आपको समझ लेनी है कि इतना तो आएगा ना, मुझे रैंकिंग करनी हो, यहाँ पे रैंकिंग की सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने में हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए इसमें 3 रुपये मिलेगा और इसमें 1.75 मिलेगा, तो ज़्यादा हम प्रोडक्ट ए को बेचेंगे, एक्स को बेचेंगे। ओके, अगर प्रोडक्ट की बात होती तो, लेकिन यहाँ तो मटेरियल है, तो मटेरियल तो हमें दोनों चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। आपको बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट दे दी है, ये सारी दे दी है, जैसे लेबर पावर सारी फिक्स्ड है, क्योंकि मटेरियल ही यहाँ पे हम क्या मानते हैं हमारा वेरिएबल, उसके अलावा सारा फिक्स है। इसका टोटल करो 78,250। हम आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है? एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लास्ट वीक 4750 प्रोडक्ट एक्स एंड 650 ऑफ प्रोडक्ट वाई। ओके, एंड द एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट इज 78,250। तो ये तो मैंने टोटल ही बता दिया था आपको ना। पहले पूछा है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा, तो ये तो आपके सामने ही है, जस्ट इन सब का टोटल करना था 7850। नाउ कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट, पर फैक्ट्री मिनट की कॉस्ट कितनी होगी? तो 78,250 टोटल कॉस्ट है, और टोटल मिनट्स अवेलेबल कितनी थी हमारे पास? आप ऊपर देखोगे तो 31,300 मिनट्स अवेलेबल थी, तो आपको जस्ट उससे डिवाइड कर देना है। इस सिंपल, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कोई लॉजिक नहीं, खाली जो टोटल कॉस्ट थी हमारी उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मिनट से, तो हमें पर मिनट की कॉस्ट मिल जाएगी। नाउ थर्ड पॉइंट, रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट फॉर बोथ प्रोडक्ट। रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट तो जस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया ना सर, क्या था यार? 3 रुपीज़ एंड 1.75। यहाँ पे मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाया था, बस वहीं पूछा था सर। इतना इजी था? हाँ इतना इजी था। फोर्थ पॉइंट में पूछा है टी ए रेशियो। टी ए रेशियो का मतलब होता है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो ऑफ बोथ द प्रोडक्ट। उसकी फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, रिटर्न पर मिनट डिवाइड बाय कॉस्ट पर मिनट। सर रिटर्न तो अभी पर मिनट हमने फाइंड आउट किया था, कितना था? 3 रुपीज़ एंड 1.75। और कॉस्ट पर मिनट हमने कहाँ पे फाइंड आउट किया सर? सेकंड पॉइंट में हमने किया था 78,250 डिवाइड बाय जो ऊपर मिनट्स हमें दी थी उससे हमने डिवाइड करके किया था। तो बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है, रिटर्न पर मिनट डिवाइड बाय कॉस्ट पर मिनट, तो मिलेगा आपको थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो ना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक कितनी होगी एंड इफिशियंसी रेशियो। तो यहाँ पे हमें यूनिट दिए हैं, इतने इतने यूनिट, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम मिनट से, इससे 5 को, इससे 6 को, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम मिनट से। देखो मैं आपको आंसर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ पीछे। देखो प्रोडक्ट एक्स कितने यूनिट बने? 4750। एक प्रोडक्ट यूनिट बनाने में 5 मिनट लगती है, सेम वे 650 इंटू 10, तो टोटल कितनी मिनट लगेगी? 23,750 और 6,500, तो टोटल कितनी आई? 30,250। ये आ गई एक्चुअल मिनट, इतने यूनिट प्रोडक्शन करने हो तो। और पर मिनट का रेट हमने सेकंड पॉइंट में ढूंढा था, 2.5 पर मिनट रेट आया था। तो एक्चुअल हमारी कॉस्ट कितनी होगी? 75,625। तो नाउ मुझे इफ़िशियंसी फाइंड आउट करनी हो, तो इफ़िशियंसी कैसे मिलेगी? तो देखो यहाँ पे कितनी कॉस्ट आई? 75,625, और एक्चुअली कितनी यहाँ पे हुई है? 78,250। तो डिवाइड बाय करो, मतलब 75,625 डिवाइड बाई 78,250 इंटू 100, तो आपको इफिशियंसी मिलेगी 96% अप्रोक्स।
ओके, तो ये था पूरा क्वेश्चन जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया है और काफ़ी इजी था, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, खाली आप कंसेप्ट समझ लो, आपका आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। खाली एक याद रखना, टीए रेशियो, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें रिटर्न पर मिनट डिवाइड बाई कॉस्ट पर मिनट होता है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। इलस्ट्रेशन गिवन बिलो द बेसिक डेटा दिया है, क्या क्या दिया है देखो, इन्वेंटरी का और प्रोडक्शन का डेटा दिया है। तो सबसे पहले दिया है प्रोडक्शन 2500 2500 2500 सभी के लिए। फिनिश गुड्स इन्वेंटरी इन 1 जनवरी, तो यहाँ पे ओपनिंग है 750। ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है, एक्चुअल और प्लान दोनों सेम ही है, और सेल यूनिट यहाँ पे दिया है। ओके, और फिनिश्ड इन्वेंटरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 750 दिया है इन ईयर 2 में। देखो ईयर 2 का जो क्लोजिंग होगा वही ओपनिंग होगा ईयर 3 का, तो इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। आगे देखो, रेवेन्यू डेटा दिया है, जिसमें सबसे पहले सेलिंग प्राइस दी है, देन सब वेरिएबल कॉस्ट दी है, जिसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट करो तो 24 रुपीज़ है। और अगर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट भी हम रिकवर करते हैं, तो वो होगी 12 रुपये उसका रेट आएगा, और टोटल कितना होगा 36। एंड वेरिएबल कॉस्ट दी है 4 रुपीज़ पर यूनिट एंड 5000 फिक्स कॉस्ट दी है। नाउ यहाँ पे हमें पूछा है कि एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग से, और फिर उसका रिकन्सिलेशन करो और थ्रूपुट कॉस्टिंग से भी सोल्व करो। तो ना भैया इन चारों मेथड से हमें आंसर करना है। तो सर थ्रूपुट कॉस्टिंग तो हमें पता है, सेल्स माइनस मटेरियल करेंगे, फिर हमें थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिर फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे, तो हमें जो भी मिलेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं आपको वहीं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है, देन हम आगे वाला पॉइंट देखते हैं। देखो थ्रूपुट के हिसाब से क्या होगा आंसर, तो देखो हम पहले लिखते हैं सेल्स, तो सेल्स कितना है 48 पर यूनिट सेल प्राइस हमारा है, और हम कितने यूनिट सेल करते हैं तो 2500, फिर 1750, फिर हमें क्वेश्चन में दिया है वो यूनिट से हम सेल कर देंगे, लेस कर देंगे मटेरियल की कॉस्ट हमें दी थी जो आगे दी है 8 रुपये, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट को, सॉरी इसके जो 3 साल की यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। फिर हम लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी है, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट मिल जाएगा 15,000, सेकंड ईयर में लॉस है 9,000 का, और थर्ड ईयर में है 39,000 आपकी इनकम। तो ये था अंडर थ्रूपुट कॉस्टिंग के हिसाब से। सॉरी मैंने मटेरियल कॉस्ट ऊपर 8 रुपये बोली, वो 8 की जगह 12 रुपये है। ओके, तो वो मैंने आगे क्वेश्चन नहीं देखा था इसलिए मुझे थोड़ा स्किप हो गया, तो वो 12 रुपये है। ओके, तो ये मिल गया अंडर थ्रूपुट कॉस्टिंग। नाउ अब बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से और वेरिएबल कॉस्टिंग, वेरिएबल मतलब मार्जिनल के हिसाब से, और फिर उसका रिकन्सिलेशन भी करेंगे। ओके, नाउ पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले बता दीजिए, तो आपका जो कंसेप्ट होगा वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, देन लेस आप करते हो फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आपको प्रॉफिट मिलता है। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूरा फॉर्मेट अलग हो जाता है, जिसमें सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है एक ही लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेटा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को रिकवर किया जाता है, और अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली हम वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर करते हैं। सर समझ नहीं आया, रिकवर मतलब रिकवर कैसे करते हैं हम, जैसे मैंने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया, तो मैं जो भी सेल करूंगा उसमें से मैं अपनी फर्स्ट क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट है उसको रिकवर कर लूंगा, तो जो भी मेरा बनेगा उसको कंट्रीब्यूशन बोल दूंगा। और फिक्स कॉस्ट तो अगर मैं सेल करूं या तो ना करूं वो तो होने ही वाली है, तो उसके ऊपर मैं इतना रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करना अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मेजोरिटी फोकस्ड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ही हम रिकवर करते हैं।
बट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट उन दोनों को रिकवर किया जाता है। सर कैसे रिकवर किया जाता है, तो आइए हम कोई आंसर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करते हैं, फिर मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा और दोनों की डिफरेंस मेथड की वजह से रिकंसिलेशन में क्या डिफरेंस होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ध्यान से बने रहना, आपको आंसर कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे लिखा है, तो सेल्स तो वही होगा, सेल यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेलिंग प्राइस से, तो आपको सेल मिल जाएगा। ओके, नाउ लेस किया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ध्यान देना यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और वो लिया है 36 रुपीज़ पर यूनिट और मल्टीप्लाई किया है जितने सेल यूनिट हुए हैं उससे, तो हमें मिले हैं 90,000, 63,000 एंड 117,000, तो हमें मिला ग्रोस मार्जिन। और क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दी है 4 रुपीज़ और फिक्स कॉस्ट दी है 5,000 ईच, तो हमें मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट। ओके, नाउ सर यहाँ पे क्या डिफरेंस चीज़ थी वो आप हमें समझाइए। तो आइए ऊपर देखो क्वेश्चन में, ध्यान से समझना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ आप अगर ये क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये तीन चीज़ें होती है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप देखो यहाँ पे तो आ गई, तो आप मार्जिनल में तो ये तो माइनस करते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल, बट यहाँ पे यूज्ड ओनली अंडर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, तो देखो आप फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्या लिखा है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो 30,000 यूनिट है वो क्या है, 30,000 रुपीज़ है, वो क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी, क्या है फिक्स्ड कॉस्ट। डिवाइड बाय किया 2500 यूनिट जो प्रोड्यूस किए हैं उससे, तो पर यूनिट कितना आया 12 रुपये, तो टोटल कितना हुआ 36,000। तो नाउ बेटा रिकवरी का मतलब क्या होगा, तो हम 48 माइनस कर रहे हैं 36 रुपीज़, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल एज वेल एज फिक्स को भी ध्यान में लेते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसमें हमने 48 माइनस क्या किया 36। अगर मैं यही चीज़ मार्जिनल में आपको बोलूँ कि तो 48 माइनस कितना होगा, तो बेटा 48 माइनस 24 एंड जो लास्ट में 4 रुपीज़ दिए हैं ये दोनों ही होने वाले हैं। यहाँ पे ये 12 रुपये नहीं होंगे क्योंकि 12 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट के हैं, क्या है 30,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, तो हम फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाने के बाद लेते हैं। तो ओनली डिफरेंस इज जो ये 12 रुपये है उसको रिकवर किया जाता है अंडर एब्जॉर्प्शन में, बट मार्जिनल में उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट में लेने वाले हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया हो, अदरवाइज कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। तो यहाँ पे हमने पूरी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे जो 36 रुपीज़ है ना उसमें 24 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट एंड 12 रुपीज़ जो फिक्स्ड कॉस्ट था उसको भी हमने यहाँ से लेस कर दिया है, क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को भी रिकवर किया जाता है। ओके, मार्जिनल देखोगे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। पहले सेल्स यहाँ पे लिख दिया, यूनिट इनटू मल्टीप्लाई कर दिया हमने सेलिंग प्राइस से। नाउ लेस क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी थी 24 रुपीज़ मटीरियल लेबर एंड ओवरहेड एंड 4 रुपीज़ हमें वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दी थी, तो हमने जस्ट वेरिएबल ही माइनस किया है। बेटा यहाँ पे ये मत सोचना सर खाली मटीरियल ही माइनस होगा, बेटा थ्रूपुट कॉस्टिंग में मटीरियल माइनस होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में तो तीनों होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों किए हैं, क्योंकि थ्रूपुट का मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया आपको। ओके, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिला हमें 50,000, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। नाउ फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 30,000 एंड 5,000। सर 30,000 कहाँ से आया, एक बार दिखा दो हमें, चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो बेटा यहाँ पे देखोगे एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, तो वो कितना है 30,000, तो एनुअल फिक्स ओवरहेड तीनों साल का सेम रहेगा, यहाँ से मैंने ये 30,000 लिया है। ओके, और 5,000 भी क्वेश्चन में दिया है फिक्स सेलिंग एडमिन एक्सपेंस, और 50,000 प्रॉफिट आएगा यहाँ पे नील, और यहाँ पे 30,000, तो ये आ गया अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग से या तो वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड से। आपका आंसर, दोनों मेथड में डिफरेंस क्या था सर, वहाँ पे जो ये फिक्स कॉस्ट थी 30,000 अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हम
कंट्रीब्यूशन जो मिलता है उसके बाद लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इसको रिकवर हम नहीं करते, ओनली हम रिकवर करते हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट को। ओके, और ऊपर हमने सेल्स में से ही लेस किया है, मतलब वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को हमने रिकवर किया है ना। ये जो डिफरेंस है ना दोनों में, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको रिकंसिलेशन करने के लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हमें बनाना होगा। तो देखो, दोनों में जो चीज़ें डिफरेंस होगी उसका ही हम रिकंसाइल करेंगे। तो आपको पहले मैं डिफरेंस जो है वो बता देता हूँ। फर्स्ट देखोगे आप, फर्स्ट ईयर का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बाकी दोनों ईयर के लिए आप सेम चीज़ें समझ लेना। फर्स्ट ईयर में देखो सेल्स 1,20,000 है, सेम वे यहाँ पे भी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में भी सेल्स क्या है 1,20,000। तो नो डिफरेंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यहाँ पे होगा 90,000, और वहाँ पे हमने कितना लिया है देखो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 90,000, बिकॉज वहाँ पे फिक्स को भी रिकवर किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने वेरिएबल को किया है 60,000 है। तो यहाँ पे डिफरेंस होगा कितना होगा सर 30,000 का, तो मैंने ये डिफरेंस लिख दिया 30,000 का। सेम वे सेकंड ईयर में भी यहाँ पे 63,000 और यहाँ पे 42,000। तो नाउ यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे तो 21,000 आएगा और यहाँ पे 39,000 आएगा। तो ये डिफरेंस, ये कॉस्ट में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, तो सर एक जगह पे हमने पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिवाइड कर दिया है और फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके उसको रिकवर किया है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने उसको टोटल लेस कर दिया है। तो ये है 30,000। नाउ ये जो 30,000 है हमने एक्चुअल दिया है, और अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारा डिफरेंस आया है। तो उन दोनों का अगर डिफरेंस ले लोगे तो कितना आएगा, तो फर्स्ट में 0 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में -9,000 आ जाएंगे, और थर्ड ईयर में +9,000 आ जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा रिकंसिलेशन, जो हमने रिकंसिलेशन भी कर लिया और मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है। ओके, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन ही है। और जो 750 यूनिट ओपनिंग था उससे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो ये 9,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये 750 यूनिट की वजह से आ रहा है, इसलिए आप देख सकते हो 9,000 और यहाँ पे भी -9,000। ओके, तो एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव आ रहा है, तो ये 750 यूनिट की वजह से आ रहा है, जो एक जगह पे इंक्रीज हुए हैं और एक जगह पे डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आपको चेंज इन इन्वेंटरी में दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आके भी मुझे पूछ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 14 काफ़ी इजी है। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन दे उसके साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन करते जाने का, क्योंकि पूरा खेल इंटरप्रिटेशन का ही है। टी लिमिटेड ने प्रोड्यूस किए यहाँ पे, टी लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच पास थ्रू द टू प्रोसेस, दो प्रोसेस में से पास होती है, कौन कौन सी, कटिंग एंड फिनिशिंग। आवर्स अवेलेबल पर एनम, कितने आवर्स अवेलेबल है 50,000 एंड 60,000 आवर्स अवेलेबल है। आवर्स नीड टू प्रोड्यूस, तो 5 आवर्स, कितने आवर्स चाहिए, तो एक मिनट, आवर्स कितने चाहिए, तो 5 एंड 12 प्रोडक्शन करने के लिए एक यूनिट को। और फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के अलावा कितनी कॉस्ट है, तो 10 लाख एंड 10 लाख। ओके, फिर दिया है द सेलिंग प्राइस इज 1,000 पर यूनिट, 1,000 पर यूनिट क्या है, सेलिंग प्राइस है। द ओनली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विच 400। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ आ गई कि आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना हो, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, तो 1,000 में से आप 400 लेस कर दो तो 600 आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है यहाँ पे हम देखते हैं। इवेल्यूएट द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच ऑफ अदर। इंडिपेंडेंट केस में हमें दोनों में सजेशन देना है। पहले क्या पूछा है, एन आउटसाइड एजेंसी इज विलिंग टू डू फिनिशिंग ऑपरेशन, फिनिशिंग ऑपरेशन मतलब ये वाला ऑपरेशन, वो आउटसाइड एजेंसी करके देगी, और उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है, बट उसने बोला है कि आपको एनुअल यूनिट कितने देने पड़ेंगे ऑर्डर, तो 5,000 to 7,000 के बीच में अगर आप हमें दोगे ये फिनिशिंग का, मतलब ओजेपी आप कर दोगे, आउटसाइड जॉब वर्कर को दे दोगे,
तो आपको ये यूनिट करके देंगे, लेकिन यूनिट कितने देने हैं हमें, 5000 और 7000 के बीच में उसे ऑर्डर देना होगा, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, 600। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन को इतना इंटरप्रेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या होगा, पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिट प्रोड्यूस कितने होंगे, देखो 50,000 आवर्स लगती है और 5 आवर्स पर यूनिट लगती है, तो 10,000 यूनिट होंगे। सेम वे 60,000 आवर्स यूज़ होंगी और 12 आवर पर यूनिट है, तो इसके कितने यूनिट बनेंगे, 5,000। नाउ सेल प्राइस माइनस मटेरियल कर देंगे तो 600 हमें मिलेंगे। अल्टरनेटिव 1 हमें दिया है, इफ़ द आउटसाइड एजेंसी इज़ विलिंग टू डू फिनिशिंग प्रोसेस, मतलब जो सेकंड प्रोसेस है ये वाली, वो हम आउटसाइड से करवाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, इंक्रीज थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है अभी, तो 600, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग हम करेंगे तो कितने में करने वाले हैं, 400 में होगा, और कितने यूनिट हमें ऑर्डर करना होगा, 500 यूनिट, तो वो इंक्रीज हो जाएगा 10 लाख। ओके, तो ये था फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड अल्टरनेटिव देखते हैं। देखो सेकंड, an outside agency is willing to do cutting operation of 2000 unit at 200 per unit। उसने कहा कि अब देखो फिनिशिंग ने, सेकंड अल्टरनेटिव भी इंडिपेंडेंट केस में हमें आंसर करना है, उसमें बोला कि अगर 2000 यूनिट ऑर्डर मिलते हैं तो 200 पर यूनिट हम कटिंग प्रोसेस करने के लिए तैयार है। देखो आंसर, कटिंग प्रोसेस बाहर करवाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऑलरेडी है हमारे पास। तो हम क्या आंसर देंगे, इफ़ एन आउटसाइड एजेंसी इज विलिंग टू डू कटिंग ऑपरेशन, ऑलरेडी कटिंग प्रोसेस हैज़ गोट सरप्लस कैपेसिटी, इट इज़ नॉट बोटलनेक, क्योंकि वो बोटलनेक नहीं है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑलरेडी। कैसे पता चला सर हमें एक्स्ट्रा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने यूनिट बनते हैं, 10,000 यूनिट और उसके 5,000 यूनिट, तो बोटलनेक किसे कहेंगे, फिनिश। तो फिनिशिंग प्रोसेस है उसको हमें बाहर करवाना चाहिए, बट कटिंग की तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, उसे क्यों बाहर करवाएंगे, तो उसको हम बाहर नहीं करवाने वाले। सेम वे लास्ट आंसर में भी पूछा है हमें, तो एडिशनल इक्विपमेंट लाएंगे हम कटिंग के लिए, तो कटिंग के लिए एडिशनल इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, तो कटिंग के लिए इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये था पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 14। 15 जैसे ही मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने आंसर आ जाएगा। यहाँ पे खाली हमें रैंकिंग ही देनी है और टी ए रेशियो का यूज़ करना है। कैसे होगा देखो, सॉरी, देखो एच लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड। सेलिंग प्राइस है 66, 75 एंड 90 रुपीज़। मटेरियल कॉस्ट है 24, 30 एंड 40। डिफरेंस निकाल लेने का डायरेक्टली, अंडर थ्रूपुट हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमें मिलेगा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। फिर दिया है बोटल नेक रिसोर्स टाइम, तो टाइम दिया है 15 मिनट, 15 मिनट एंड 20 मिनट। तो जो भी डिफरेंस आएगा कंट्रीब्यूशन का डिवाइड बाई टाइम से कर देंगे, तो पर मिनट हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिर उसे रैंक दे देंगे। ओके, इजी हो गए यहाँ पे। नाउ बजटेड पीरियड, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे दिया है 2,21,000 एंड बोटल नेक रिसोर्स टाइम अवेलेबल कितना है, 75,120 मिनट अवेलेबल है। पूछा क्या है, पहले पॉइंट में ऐसा पूछा है कि रैंक दो, तो हम रैंक तो दे देंगे। कैसे सर, सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कर दो तो आपको थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन मिला। फिर आपको मिनट्स भी दी है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन आया डिवाइड बाय मिनट्स कर देंगे, 15, 15 एंड 20, तो आपको मिलेगा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। जो भी ज़्यादा है उसे रैंक 1 देंगे, जो भी कम है उसे 2 और उससे कम है उसे 3 देंगे। ओके, देन सेकंड पूछा है हाईएस्ट और लोएस्ट रैंक देने के बाद थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्या होगा। तो सर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या थी, रिटर्न पर मिनट डिवाइड बाय कॉस्ट पर मिनट। तो कॉस्ट पर मिनट कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे 2,21,600 टोटल कॉस्ट दी है और टोटल मिनट यहाँ पे दी है 75,120, तो इससे डिवाइड कर दो तो पर मिनट की आपको कॉस्ट मिलेगी। ऊपर हमने फाइंड कर लिया पर मिनट का रिटर्न भी, और यहाँ पे पर मिनट की कॉस्ट भी अवेलेबल है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। हम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रैंकिंग हमने दे दी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो फर्स्ट पॉइंट में पूछा था
एंड सेकंड हमें पूछा था थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। तो यहाँ पे पहले देखो थ्रूपुट कॉस्ट फाइंड आउट की है पर मिनट एंड फिर TA रेशियो किया है फाइंड आउट, और उसको भी हमने रैंकिंग कर दी है, सबसे ज़्यादा है उसे 1, उससे कम है उसे 2 और उससे भी कम है उसे 3। ओके, तो ये था पूरा डिटेल डिस्कशन अबाउट थ्रूपुट कॉस्टिंग। ना अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंसेप्ट आपका छूट जाता है, मतलब कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आती है, तो उसके डाउट को आप कैसे सोल्व करोगे। तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था, अभी भी दिखा देता हूँ सर। हमारा फाइनल का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो में, या तो आपने मेरा कोई भी वीडियो देखा हो जैसे टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और आने वाले बहुत सारे वीडियो में कोई भी डाउट रहता है, तो आप उसे सोल्व करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको पर्सनली आंसर कर दूंगा। या तो कोई और भी बच्चा है जिसमें अप्रॉक्स 50 से ऊपर बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जैसे इंटर का भी ग्रुप है और फाइनल का भी है। अगर आपका कोई फ्रेंड इंटर में है तो आप उसको इंटर वाले को भी ये ग्रुप सजेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे स्पेशली हम अपने क्वेश्चन और क्वेरीज को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे मान लो मुझे ये कॉस्टिंग आता है, तो आपने अगर कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पोस्ट किया है तो उसका आंसर मैं कर दूंगा। आपने DT का क्वेश्चन पोस्ट किया ग्रुप में, तो किसी बच्चे को DT अच्छे से आता है तो DT का क्वेश्चन होगा वो सोल्व कर देगा। आपको अच्छे से SFM आता है और किसी ने SFM से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो उसको आप आंसर कर पाओगे। मतलब इस ग्रुप का हम स्पेशल पर्पस हमारा क्या है बनाने के पीछे, कि आपके जितने भी डाउट्स है, जो भी डाउट है जिसका रिप्लाई करने के लिए कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती, तो हम बच्चे एक दूसरे के क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में सबसे यूजफुल ग्रुप हुआ है फाइनल का और इंटर का, जिसका रिस्पॉन्स अभी जो दिसंबर एग्जाम हुई है उसमें सबसे पॉजिटिव व्यूज ऑल ओवर इंडिया में। अलग अलग स्टेट के काफ़ी बच्चों ने, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल के बच्चे, काफ़ी अपने डाउट थे, जो भी कन्फ्यूज़न थी उसने एग्ज़ाम के टाइम पे अगले दिन जहाँ पे कोई रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तब ये ग्रुप ने आपकी बहुत सारी हेल्प की थी। ओके, तो इन दोनों ग्रुप में से अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो फाइनल में जुड़ जाओ, और अगर आपका कोई भी फ्रेंड इंटरमीडिएट में है तो उसे कहिए इंटर का ग्रुप ज्वाइन कर ले। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी नोट्स नहीं डाली है, लेकिन आने वाले वीडियो में जैसे मार्जिनल और स्टैंडर्ड होंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब मैं स्टार्ट करूँगा उसके इलस्ट्रेशन भी कवर करने वाला हूँ, तो आपको जो आंसर होगा वो मेरी हैंड रिटन नोट से मिलेगा। तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। जैसे इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों का मैंने सेपरेट ग्रुप बनाया है जहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ओके, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आप PDF चाहते हो। यहाँ पे कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी सोल्व नहीं होगी, यहाँ पे स्पेशल पर्पज़ है आपको PDF प्रोवाइड करवाने का, और वीडियो की लिंक, जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा उसकी लिंक आपको मिलेगी टेलीग्राम में। ओके, और आपकी जो भी क्वेरीज है वो सोल्व होगी यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना नहीं चाहते तो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है उसके मैं आने वाले वीडियोस में उसको सोल्व कर दूंगा। ओके, तो ये था आज का डिस्कशन जिसमें मैंने थ्रूपुट कॉस्टिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ। और भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहा, कोई भी टॉपिक रहा, तो वो आगे आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सॉरी, अब प्रैक्टिकल टॉपिक हमारा बाकी है बैक फ्लश अकाउंटिंग, तो वो भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। और थियरी से रिलेटेड एक ही कंबाइंड वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें मैं मेजोरिटी थियरी कवर करूँगा, जिसमें मैं सारी थियरी का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ क्या क्या होता है बिजनेस री इंजीनियरिंग, क्या होता है काइजन कॉस्टिंग, क्या होता है कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। ओके, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। अगर इस वीडियो का बेनिफिट आपको हुआ है तो अगर और आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर दीजिए। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मोटो है। अगर आपको बेनिफिट हो तो आगे पास ऑन भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, वीडियो शेयर नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं बैक फ्लश कॉस्टिंग को, आपको बैक फ्लश अकाउंटिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और वीडियो में अगर मुझसे कहीं पे भी मिस्टेक हो गई हो, जैसे मैंने 1 रुपीज़ की जगह 10 रुपीज़ बोला हो, 10 की जगह 1 बोल दिया हो, या तो कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर देट। आप समझ जाओगे, आप समझदार बच्चे हो, फाइनल के हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।